Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hut of Knowledge. In this session, let us discuss about chapter number 13 further topics. Our topic is speed of sound. Sound takes some time to travel from the sound producing body to our ears. साउंड को कुछ ना कुछ समय लगता है जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है वहां से हमारे ईयर्स तक पहुंचने में. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स. स्पीड होती है जो साउंड की वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो मीडियम होता है हमारा, जो नेचर होता है मीडियम का, उसके ऊपर डिपेंड करती है, या कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से हमारी साउंड है वो ट्रेवल करती है. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स. अलग अलग मटेरियल्स में जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है. जनरली अगर हम बात करें, साउंड ट्रेवल स्लोवेस्ट इन द गैसेज. गैसेज में वो सबसे स्लो मूव करती है. फास्टर इन द लिक्विड्स. लिक्विड्स में उससे थोड़ी फास्ट होती है. और फास्टेस्ट इन द सॉलिड्स. और सॉलिड्स में उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड आयरन आर गिवन बिलो. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं हम. एयर के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड होती है. वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड होती है. और आयरन या स्टील के अंदर 5000 मीटर पर सेकेंड होती है. इसका मतलब कि सॉलिड्स के अंदर वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है साउंड. लिक्विड्स के अंदर थोड़ी कम स्पीड होती है उसकी. और गैसेस के अंदर सबसे कम स्पीड होती है ट्रेवल करने की. फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड. जो एयर की स्पीड है वो कितनी है? साउंड की स्पीड एयर में कितनी है? 340 मीटर्स पर सेकेंड है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड ट्रेवल कर रही है 340 मीटर्स डिस्टेंस को एक सेकेंड के अंदर. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन द वाटर देन थ्रू द एयर. एयर और वाटर के कंपैरिजन में जो साउंड ट्रेवल करती है वो वाटर में फास्ट मूव करती है. फॉर एग्जांपल जो स्पीड होती है साउंड की वाटर में वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है. और जो साउंड ट्रेवल करती है ना वो एयर के कंपैरिजन में वाटर में 5 टाइम्स फास्ट मूव करती है. दिस मीन्स दैट साउंड कैन बी हियर्ड वेरी फास्ट इनसाइड द वाटर. अगर हम कंपेयर करें एयर और वाटर के अंदर, तो वाटर वाली जो साउंड होती है वो बहुत जल्दी सुनाई देती है एज कम्पेयर टू एयर. The fact that sound can be heard very fast inside the water is used by the creatures like dolphins and whales living in the sea water to communicate with the one another. एक दूसरे से communicate करने के लिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ही क्यों ना हो, वो वाटर के अंदर easily communicate कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर के अंदर साउंड है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन द सॉलिड देन लिक्विड. अगर अब हम बात करें सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो जो साउंड हमारी वो सॉलिड के अंदर उससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है. फॉर एग्जांपल साउंड कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी? 5000 मीटर्स पर सेकेंड पे ट्रैवल कर रही थी आयरन और स्टील के अंदर से. दिस इज मोर देन 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर. वाटर के अंदर जितनी स्पीड होती है साउंड की, उससे ये 3 टाइम्स मोर है जितना कि आयरन और स्टील के अंदर हमारी मूव कर रही है. Here is an interesting consequence of very high speed of sound in iron or the steel. आयरन और स्टील की हाई स्पीड होती है साउंड की. तो यहाँ पे हम एक चीज़ होती है कि अगर हमारी जो ट्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग द ट्रेन थ्रू द एयर. एयर के थ्रू हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही कि ट्रेन आ रही है या अभी तक नहीं आई है, बहुत दूर है वो. बट इफ़ वी पुट अवर ईयर टू द रेलवे लाइन, अगर हम हमारे कानों को रेलवे लाइन के पास लेके जाते हैं, उनके ऊपर रखते हैं जो स्टील के बने हुए हो या फिर आयरन के बने हुए हो, वी कैन हियर द साउंड ऑफ कमिंग ट्रेन ईजिली इवन इफ इट इज़ क्वाइट फार अवे. तो वहाँ से जो हमें साउंड सुनाई देती है ट्रेन की, वो इजीली सुनाई देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होती है और उसकी जो साउंड ट्रैवल होती है वो सॉलिड के अंदर से मूव कर रही है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रैवल्स मच मोर फास्टर थ्रू द रेलवे लाइन्स मेड ऑफ स्टील देन थ्रू द एयर. इनफैक्ट जो साउंड ट्रैवल्स करती है वो 15 टाइम फास्ट होती है स्टील में एयर के कंपेरिजन में. सो इफ़ वी वॉन्ट टू हियर अ ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम फार अवे, अगर हमें सुनना है या हम चाहते हैं कि हमें सुने कि ट्रेन कितनी दूर है, तो सबसे कन्वीनियंट और इजी मेथड क्या होएगा? जो रेलवे ट्रैक होती है उसके ऊपर हम हमारे ईयर को रख के सुन सकें. सिंस द वुड इज़ अ सॉलिड एंड एयर इज़ अ गैस. अगर अब हम वुड की बात करें तो वुड क्या होता है? सॉलिड होता है. और जो एयर होती है वो क्या होती है? गैस होती है. तो साउंड ट्रैवल करती है फास्टर इन द वुड देन इन द एयर. एयर और वुड के कंपैरिजन में भी वुड में वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी. वुड इज़ अ सॉलिड एंड वाटर इज़ अ लिक्विड. अब वुड सॉलिड है हमारा और वाटर क्या है? लिक्विड है. तो साउंड ट्रैवल्स किस में जल्दी करेगी? वुड के अंदर. वुड के अंदर वो बहुत फास्ट मूव करेगी. अब हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट. लाइट की स्पीड कितनी है और जो साउंड ट्रेवल करती है उसकी स्पीड कितनी है?
साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, जो साउंड ट्रेवल करती है वो लाइट से बहुत कम ट्रेवल करती है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है साउंड की जितनी लाइट की होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखें, जो हमारी स्पीड थी साउंड की वो कितनी थी, सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 30 करोड़ के अप्रोक्स है। दिस मीन्स दैट साउंड ट्रेवल्स करती है बहुत ही स्लो स्पीड से, लेकिन जो लाइट ट्रेवल करती है ना वो इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है। इनफैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी ग्रेट एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। So though sound may take a few seconds to travel a distance of few hundred meters, अब हम बात करें कि कुछ एक मीटर डिस्टेंस पे जो हंड्रेड्स में है, जैसे 200, 300, 400 इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ इतने मीटर पे हैं तो हम साउंड को सुन सकते हैं इतने डिस्टेंस पे, बहुत कम टाइम लेगी वो फ्यू सेकेंड्स के आसपास। लेकिन जो लाइट होती है प्रैक्टिकली अगर उसके अंदर देखें तो उसको कोई टाइम ही नहीं लगता। अगर फ्यू किलोमीटर्स की बात करें तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6, 10 इस तरीके से अगर किलोमीटर्स में बात करें तो उसको कोई टाइम ही नहीं लगता। We will now give an observation from our everyday life which is based on low speed of sound in air but very high speed of light. अब यहाँ पे हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस भी देखते हैं जिनसे हमें क्या पता लगता है कि स्पीड है जो साउंड की वो बहुत कम है और जो लाइट की स्पीड है वो हाई है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इन द रेनी सीजन, अगर हम रेनी सीजन की बात करें, जो फ्लैश होती है ना लाइटनिंग की, हमें पहले तो वो सुनाई देती है और बाद में उसकी आवाज़, जो थंडर होता है उसकी आवाज़ बाद में आती है, लेकिन जो लाइटनिंग होती है उसकी हमें पहले ही आवाज़ उसको लाइटनिंग होती है उसकी फ्लैश हमें पहले ही दिख जाती है। बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम इन द क्लाउड्स। यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है और थंडर होता है वो एक साथ किस तरीके से होता है, जैसे चार्ज टकराते हैं तो उनकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होती है और साथ में लाइटनिंग भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लैश है वो हमें पहले दिखाई पड़ती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देती है। तो इसका यही रीज़न है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है जिसकी वजह से हमें फ्लैश या लाइटनिंग की वो पहले दिखाई देती है। और इट इज़ ड्यू टू द कंपैरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट द थंडर इज़ हियर्ड अ लिटिल लेटर। और जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है जिसकी वजह से हमें जो थंडर की आवाज़ होती है वो बहुत बाद में सुनाई देती है। We will now describe the organ of hearing sound called the ear. अब जहाँ से हमें सुनाई देता है अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। We hear through our ears. कहाँ से सुनाई देता है हमें? ईयर से। तो ईयर्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें साउंड को हियर करने में हेल्प करवाते हैं, हियरिंग करते हैं। सो वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। कहाँ से सुनाई देता है हमें? हमारे कानों से। We will now describe the construction and working of human ear briefly. अब हमें ये तो पता होना चाहिए किस तरीके से हमें सुनाई देता है, कैसे आवाज़ है वो ट्रैवल करती है, हम बोलते हैं तो दूसरे को कैसे सुनाई देता है। अ हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम है, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो शेप होती है हमारे आउटर पार्ट की ईयर की वो एक फनल के तरीके से होती है। जो आउटर हमारा पार्ट होता है ये इस तरीके का, ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम, ये क्या होता है कि बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है एक फनल के तरीके से होता है। जो आउटर पार्ट होता है ईयर का उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। आप अपने ईयर को पकड़ के देखोगे जो बिल्कुल बाहर की साइड आपको जो ऑब्जर्व हो रहा है हेड से और जिसको आप हिला सकते हो, ये क्या है? पिन्ना है। एंड इट इज़ अटैच टू अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पैसेज कॉल्ड द ईयर कैनाल। सबसे बाहर हमारा पिन्ना होता है और उसके साथ वो ईयर कैनाल के साथ में अटैच होता है। जो ईयर कैनाल भी आपको दिखाई देती है अगर बाहर की तरफ से देखो तो। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कान का पर्दा भी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक ईयर ड्रम प्रेजेंट है। ईयर ड्रम के बाद हमारे पास क्या होएगा? ये स्ट्रेच्ड होता है, बिल्कुल टाइटली अच्छे से होता है यहाँ पे। उसके बाद 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये तीनों हमारे पास टीनी बोन्स प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? जो हैमर होती है वो किसके साथ में टच में रहती है? एनविल के। और एनविल किसके टच में रहती है? स्टीरअप के टच में रहती है। द अदर एंड ऑफ एनविल इज कनेक्टेड टू द थर्ड बोन जिसको हम स्टीरअप बोलते हैं। एंड द फ्री एंड ऑफ द स्टीरअप टचेज द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। और उसके बाद जो ओवल विंडो होती है हमारी, उसके साथ हमारी स्टीरअप है वो अटैच होती है। और एक चीज़ और है कि जो स्टीरअप बोन होती है ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन मानी जाती है। और जो फ्री एंड स्टीरअप का वो किसके साथ अटैच हुआ? ओवल विंडो के साथ में अटैच हुआ। इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ कॉइल्ड ट्यूब जिसको हम कोकिला बोलते हैं। जो ओवल विंडो है इसके साथ अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक सेकेंड।
ये हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद इस तरीके से कोइल्ड होता है और इस कोइल्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोकिला बोलते हैं। कोकिला के अंदर एक लिक्विड फिलअप होता है और जो लिक्विड प्रेजेंट होता है कोकिला के अंदर, इसके साथ हमारी जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि क्या आवाज़ आई है और क्या बोला जा रहा है, जो सेंसिटिव होता है साउंड के। और जो हमारा अदर एंड होता है कोकिला का, वो कनेक्टेड होता है ऑडिटरी नर्व्स के साथ, विच गोज इनटू द ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर जाती हैं। प्लीज नोट दैट द 3 टिनी बोन्स इन द मिडल पार्ट ऑफ ईयर एक्ट एज द सिस्टम ऑफ लेवर्स एंड एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर पासिंग दैम ऑन टू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर कोकिला। ये बोल रहा है कि जो हमारी तीनों की तीनों बीच वाली बोन्स होती हैं, उनका काम क्या होता है कि जो हमारी साउंड आ रही है, अगर वो कम आवाज में आ रही है, ज़्यादा आवाज़ में, जिस भी तरीके से आएगी ना, उसको वो क्या करेगा, साउंड को एम्पलीफाई करेगा, उन वाइब्रेशंस को अच्छे से क्लियर करेगा, जिसकी वजह से वो है ना वहाँ से कहाँ जाएंगी, कोकिला के अंदर जाएंगी। मतलब ईयर ड्रम से कोकिला के अंदर पास होने से पहले वो उनको एम्पलीफाई कर देता है। यहाँ एक बार मैं आपको डायग्राम में दोबारा बता देती हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी होती है और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना के साथ एक छोटी सी हमारे पास कैनाल सी अटैच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं। इनर ईयर कैनाल होती है वो ईयर ड्रम पे आके खत्म होती है, और जो ईयर ड्रम होता है ना, ये अच्छे से टाइटली स्ट्रेच्ड होता है, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन के साथ में हमारी 3 टिनी बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप होती है। स्टीरप का जो लास्ट एंड होता है ये एक ओवल विंडो के साथ में अटैच होता है। ओवल विंडो के बाद नेक्स्ट हमारे पास कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकिला बोलते हैं। और जो हमारा फ्री एंड हो जाता है कोकिला का लास्ट में, इसके साथ में ऑडिटरी नर्व्स अटैच होती हैं जो हमारे ब्रेन तक जाती हैं। जो बाहर वाला हमारे पास ईयर होता है इसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। बीच वाला जहाँ पे हमारी बोन्स और ईयर ड्रम, ओवल विंडो ये सब प्रेजेंट है, इसको हम मिडल ईयर बोलते हैं। और जो अंदर हो गया कोकिला जिसके अंदर फ्लूइड भी फिल्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग की, किस तरीके से हमारा ईयर है जो वर्क करता है। We will now describe the working of ear. The sound waves कमिंग फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, कोई भी एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, वो सबसे पहले जो हमारा बाहर का आउटर पिन्ना था वो कलेक्ट कर लेगा। दीज साउंड वेव्स पासिस थ्रू द ईयर कैनाल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम। अब ये जो साउंड वेव्स यहाँ से कलेक्ट होंगी, ये कहाँ पे जाएंगी, हमारे ईयर ड्रम के ऊपर जाके गिर जाएंगी। व्हेन द साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जैसे ही साउंड वेव्स ईयर ड्रम के ऊपर टकराती हैं तो ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है बैक एंड फोर्थ मोशन में, यहाँ से आगे पीछे, इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है, इससे क्या होगी, जो हमारी सबसे पहले हैमर बोन थी ये वाइब्रेट होगी। हैमर बोन के वाइब्रेशंस के कारण हमारी जो सेकंड बोन होती है एनविल, वो वाइब्रेट करती है, और उसके बाद थर्ड हमारी जो स्टीरप बोन होती है वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेटिंग स्टीरप अब किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, जाके ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करेगी, और ये पास कर देगी एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को, क्योंकि जो हमारी 3 बोन्स प्रेजेंट थी ये एम्पलीफाई करती हैं, और एम्पलीफाइड जो वाइब्रेशंस होती हैं वो लिक्विड कोकिला के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। ड्यू टू दिस लिक्विड इन कोकिला बिगिंस टू वाइब्रेट। अब इसकी वजह से लिक्विड जो कोकिला के अंदर प्रेजेंट होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जो वाइब्रेटिंग लिक्विड है हमारा कोकिला का, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनाएगा, जो नर्व सेल्स के थ्रू होते हुए जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वहां से वो कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होती है हमारी, वो ऑडिटरी नर्व के पास चली जाएंगी, ब्रेन के पास। The brain interrupt these electrical impulses as sound and we get the sensation of hearing. यहाँ से ब्रेन को क्या पता लगेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही हैं वो एक साउंड की हैं, और हमें यहाँ से सेंसेशन होएगी हियरिंग की। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि किस तरीके से हमारा जो ईयर ड्रम वगैरह होता है ये कैसे वर्क करता है, आप इसको रीड कर लेना। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल, पिन इनसाइड अवर ईयर्स। हमारे ईयर्स के अंदर हमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो इनसाइड पुट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, हमारा जो ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है वो बहुत पास में होता है, जिसके अंदर पेन, पेंसिल, पिन ये वगैरह इजीली जा सकती हैं, तो यहाँ पे हमें नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो ईयर ड्रम होता है वो हमारा फट सकता है। द टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम कैन मेक अ पर्सन डीफ, जिसकी वजह से क्या होएगा, कोई भी पर्सन को सुनाई देना, जो सुनाई देता है उसको, वो बंद हो जाएगा। Our ears are very delicate organs. We should take proper care of our ears and protect them from damage. डैमेज से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ सुनाई देना क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जो ईयर ड्रम होता है वो फट जाता है, और फटने की वजह से वो वाइब्रेट नहीं होता है, और वाइब्रेट होने की वजह से कोई भी सेंसेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से उसको कोई सुनाई नहीं देता।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस। जो हमारी वाइब्रेशंस होती है इनकी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। जो वाइब्रेशंस हमारी अंदर जा रही हैं उसको वाइब्रेशंस को यहाँ पे बोला गया है। We have all seen a swing in the children's park. Children's park में हम सबने झूला को देखा है. If we displace the lower end of the swing to one side and then release it, the swing starts moving backwards and फॉरवर्ड्स रिपीटेडली। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम स्विंग को हल्का सा धक्का दे देते हैं या उसको एक तरफ उठा के छोड़ देते हैं तो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स में मूव करना शुरू कर देता है। दो द टॉप एंड ऑफ द स्विंग रिमेन्स फिक्स्ड एट द सेम पोजिशन, बट जो लोअर एंड होता है स्विंग का वो क्या करता है, मूव करता रहता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगेन एंड अगेन। जैसे हमारे पास ऊपर यहाँ पे उसका कोई भी इस तरीके से पिलर लगा हुआ है तो यहाँ पे जो हमारा स्विंग होता है वो इस तरीके से अटैच होता है। अब जैसे ही हम इसको हिला देते हैं हल्का सा, ऊपर तो ये अटैच है बिल्कुल टाइटली, लेकिन उसके बाद भी ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन में मूव करता रहता है बार बार। द अल्टरनेट बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन होता है उसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल देते हैं और टू एंड फ्रो मोशन भी बोल देते हैं। द मोशन ऑफ अ स्विंग इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशंस और द ऑसिलेशंस। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिया है हमने स्विंग का, ये किसका एग्जाम्पल होता है, वाइब्रेशंस का होता है या ऑसिलेशंस का होता है। वाइब्रेशंस का मतलब यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन किस तरीके से मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में। जैसे हमारा स्विंग मूव करता है इसी तरीके से वो मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है वाइब्रेशन के लिए। वी कैन नाउ से दैट अ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जो रिपीटेड बार बार बैक और फोर्थ का मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं। वाइब्रेशंस का ही दूसरा नाम ऑसिलेशंस होता है। When an object moves back and forth continuously, we say that it is making vibrations. जब कोई भी ऑब्जेक्ट है बैक और फोर्थ कंटिन्यूसली मूव करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस को बना रहा है, वाइब्रेशंस यहाँ पे चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्विंग मूव कर रहा था बैक और फोर्थ रिपीटेडली, वी सी दैट द स्विंग इज मेकिंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो स्विंग है वो क्या बना रहा है, वाइब्रेशंस बना रहा है। प्लीज नोट दैट वेदर वी यूज द वर्ड वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस दोनों का मतलब ही सेम होता है। वी विल नाउ गिव द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम पेंडुलम की बात करते हैं जिससे हमें वाइब्रेशंस का बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे हमें स्विंग से थोड़ा बहुत आइडिया लगा है ऐसे ही हमें पेंडुलम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पेंडुलम क्या होता है, कैन बी मेड बाय टाइंग अबाउट 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ स्मॉल मेटल बॉल एंड सस्पेंडिंग इट फ्रॉम अ हाइट एज शोन इन फिगर 9a। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम होता है। पेंडुलम इसको किस तरीके से बोलते हैं कि जो इसका ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पे सपोर्ट होता है, इसके साथ में एक थ्रेड अटैच होता है सीधा, और उस थ्रेड के लास्ट में एक मेटल का बॉब प्रेजेंट होता है, मेटल की एक बॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम बॉब बोलते हैं, और ये क्या होता है, हमारा एक पेंडुलम होता है। द स्मॉल मेटल बॉल ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड बॉब। जो छोटा हमारे मेटल का बॉल नीचे लटका हुआ था उसको हम क्या बोल रहे थे, बॉब बोल रहे थे। और पेंडुलम हमारा रेस्ट पे है, फर्स्ट हमारी जो हमने अभी देखा है डायग्राम उसमें फर्स्ट वो रेस्ट पे है, मतलब कोई वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। देन इट्स बॉब इज इन द नॉर्मल पोजिशन और सेंट्रल पोजिशन। जब हमारा पेंडुलम रेस्ट पे होता है, कोई वो वाइब्रेशन नहीं करता, उस टाइम पे जो बॉब होता है वो नॉर्मल पोजिशन पे होता है, सेंट्रल पोजिशन पे होता है जिसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होता। If we displace the bob of pendulum to the left side to the position B and then release it, it will start vibrating like a swing. जैसे ही हम यहाँ से बॉब को डिस्प्लेस कर देते हैं, A पोजीशन उसका सेंट्रल पोजीशन था, अगर उसको हम वहाँ से खींच के B पोजीशन पे लाते हैं, उस पोजीशन से अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो वहाँ से सीधा डायरेक्ट C पोजीशन पे जाता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, यहाँ पे वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। बॉब फर्स्ट गोज फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन C। वो पहले कहाँ जाएगा, B से C पे जाएगा और फिर वापस ही B के ऊपर आएगा। इट अगेन गोज फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन C एंड देन कम बैक्स टू B। इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। दिस मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये जो यहाँ पे मोशन होएगा ये बार बार होएगा। वी से दैट द पेंडुलम बॉब इज वाइब्रेटिंग। तो इस जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा बॉब है, जो पेंडुलम है, वो वाइब्रेट कर रहा है B और C पोजीशन के बीच में। जो हमारी A पोजीशन थी, ये इसका सेंट्रल पॉइंट था, जिस टाइम पे कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रही थी, कोई मोशन नहीं हो रहा था, उस टाइम पे हमारा बॉब A पे प्रेजेंट था। जब जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, पहले हम इसको B पोजीशन के ऊपर लेके आए, उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ से रिलीज किया इसको, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, C पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस फिर वो B पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन में बार बार पेंडुलम है मूव कर रहा है, मतलब वाइब्रेशंस को वो प्रोड्यूस कर रहा है।
द पोजिशन ए ऑफ द बॉब इज कॉल्ड, जो हमारी ए पोजिशन होती है, जो रेस्ट की पोजिशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोजिशन बोलते हैं। और जो बी और सी वाली पोजिशन थी, जहां तक वो मैक्सिमम बॉब मूव करता है, वो क्या होती है, एक्सट्रीम पोजिशंस होती हैं बॉब की। When the pendulum bob goes from one extreme position B to the other extreme position C, then come back to B, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एक वाइब्रेशन हुआ है। मतलब जब हमारा बॉब यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ से वो कहाँ गया, B पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था, B से वो एक्सट्रीम पोजीशन C के ऊपर गया, और C के बाद वो वापस फिर से B के ऊपर आया। ये इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। एवरी वाइब्रेशन हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारी जो वाइब्रेशन हुई है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आना, एक वाइब्रेशन होती है। उस एक वाइब्रेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम जिसके बारे में बात करते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है टाइम पीरियड, और तीसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब एक सिंपल पेंडुलम हमारा वाइब्रेट करता है तो वो बॉब क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मूव करते हैं, आइदर साइड्स के ऊपर। जो सेंट्रल पोजीशन थी हमारी, उस सेंट्रल पोजीशन से क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल पोजीशन है, जैसे इस सेंट्रल पोजीशन से जो ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मूव करते हैं, तो इनका दोनों तरफ ही डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर जाते हैं, आइदर साइड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने अभी 9 फिगर के अंदर बात की है कि जो पेंडुलम है बॉब का, वो इक्वल डिस्टेंसेस पे जाता है। मतलब हमारे पास ए पोजीशन थी सेंट्रल, बी और सी पोजीशन थी एक्सट्रीम। जब हमारा बॉब बी पोजीशन पे था तो ए बी डिस्टेंस भी उतना ही है, और जब वो सी पोजीशन पे जा रहा है तो ए सी डिस्टेंस भी उतना ही है। यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों का डिस्टेंस है वो सेम है। The maximum distance to which the bob of vibrating pendulum goes from its central position is called amplitude of vibrations. Vibrations का जो amplitude होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कितना maximum distance एक pendulum extreme position पे जा सकता है central position से, उसको हम क्या बोलते हैं, vibration बोलते हैं। मतलब जो हमारा A और B के बीच का distance होएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, amplitude बोलते हैं। जितना भी ऊंचा ये जा सकता है, जितना भी ये distance travel कर सकता है central position से, उसको हम क्या बोलते हैं, amplitude बोलते हैं। इन फिगर 9b द डिस्टेंस ए बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए बी है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का। इसका जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वाइब्रेशंस का। सिंस द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, अब हमारा जो ए बी डिस्टेंस है और ए सी डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ए सी डिस्टेंस है वो भी क्या है, एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बोलेंगे। दूसरी तरफ हम क्या बोल सकते हैं, इसी की दूसरी डेफिनेशन है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। The amplitude actually tell us how far the vibrating object is displaced from the इट्स से जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो सेंट्रल पोजीशन होती है, वहां से एक ऑब्जेक्ट है जो वो कितना दूर तक वाइब्रेट कर सकता है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। वी कैन इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय रेजिंग द हाइट फ्रॉम विच द पेंडुलम बॉब इज इनिशियली रिलीज्ड। सिमिलरली इसी तरीके से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पेंडुलम था, इस पेंडुलम को अब हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डिक्रीज, अगर इसको हम थोड़ा सा ही ऊपर उठाएं और उसके बाद छोड़ दे, तो ये क्या हो गया, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड हुआ इसका। अब यहाँ से मैं इसको और भी लंबा खींच देती हूँ और बिल्कुल ऊपर से ले जाके इसको छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होता है, यहाँ इस तरीके से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, इंक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक जो कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, मतलब पहले वो अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पे गया, फिर दूसरी से वापस वो अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होना। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन जो हुई थी हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इसके ऊपर आना, इसके बीच में जितना भी टाइम हमें लगता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, इसमें जितना टाइम लगता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं पेंडुलम का। एक पेंडुलम कितना टाइम पीरियड ले रहा है।
फॉर एग्जाम्पल 9b फिगर में हमने क्या देखा था, जो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू ट्रेवल फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन सी एंड बैक टू बी। पहले बी पे था, बी से वो सी पे गया और सी से वापस बी के ऊपर आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एक वाइब्रेशन बोलते हैं। और इस वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम बोलते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, टाइम टेकन बाय एन ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ओसिलेशन। अगर हम ओसिलेशन बोले, वाइब्रेशन बोले, दोनों की बात एक ही होती है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम पीरियड इज सेकेंड। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और इसी तरीके से जो हमने एम्पलीट्यूड मेजर किया था उसको हम डिस्टेंस की फॉर्म में मेजर करते हैं, तो वहाँ पे उसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लेकिन एसआई यूनिट उसका क्या होता है, किलोमीटर। The time taken by one vibration of a simple pendulum is very short and hence cannot be measured accurately. जो टाइम टेकन एक वाइब्रेशन का है सिंपल पेंडुलम का, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सो टू फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को काउंट करते हैं और उसको फिर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वी गेट द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसने बोला एक जो हमारी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है उसको फाइंड करने में हमें बहुत मुश्किल आती है, हम इजीली उसको एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम है वो बहुत छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वाइब्रेशंस को काउंट करते हैं। जैसे मैंने अभी टाइमर भी स्टार्ट कर दिया और बी पोजीशन से हमारा बॉब को भी रिलीज कर दिया। बी पोजीशन के ऊपर से रिलीज करने के बाद हमारा बॉब कहाँ जाएगा, सी पोजीशन के ऊपर, और सी से वापस वो कहाँ आएगा, बी पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो साथ में मैं क्या कर रही हूँ कि टाइम जो हमारा स्टॉप वॉच ले ली मैंने, उसके साथ मैंने साथ में टाइम नोट किया है। तो यहाँ से बी से जैसे ही उसको रिलीज किया है उसके बाद एक वाइब्रेशन होती है, यहाँ से गया, यहाँ से वन वाइब्रेशन कंप्लीट, फिर टू वाइब्रेशन, फिर थ्री वाइब्रेशन, फिर फोर वाइब्रेशन। इस तरीके से मैं वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर लेती हूँ 10 तक। मैंने 10 वाइब्रेशन देखी और साथ में मैंने 10 वाइब्रेशंस का टाइम देखा। तो उसको अब हम क्या करेंगे, जो टोटल टाइम था उसको हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन से अगर डिवाइड कर देंगे, जो हमारा टोटल टाइम आया उसको बाय में 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने वाइब्रेशंस को 10 देखी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर द टाइम फॉर से 20 वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच से हमने क्या किया, 20 वाइब्रेशंस का टाइम को नोट किया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल टी टाइम आया है हमारे पास, टी टाइम को हम 20 वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। 20 वाइब्रेशन से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास टाइम आएगा वो किस चीज़ का आएगा, एक वाइब्रेशन का टाइम आएगा। That is, it will give us the time period of pendulum. For the given pendulum जो time period है वो same होता है हर एक टाइम पे। The time period of pendulum depends only on the length of the pendulum. जो thread यूज होता है बीच में बॉब को अटैच करवाने के लिए, इस जो thread के ऊपर हमारा टाइम है वो डिपेंड करता है। It does not depend on the amplitude of vibration. एम्पलीट्यूड के ऊपर वो कोई डिपेंड नहीं करता। अगर हम सोच के देखें कि इसको हम बिल्कुल ऊपर से रिलीज कर दें, नीचे से रिलीज कर दें, तो उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होती, सिर्फ किस पे होती है, लेंथ पे होती है। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड में कितनी बनती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, The number of vibrations made per second by a vibrating body is called frequency of vibrations. Per second का मतलब क्या होता है, एक सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस बन रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, एक सेकंड के कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की या ऑसिलेशंस की किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, हर्ज होती है, HERTZ। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HZ भी लिखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है एक वाइब्रेशन करता है पर सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से वापस उसी पे आ जाता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 हर्ज फ्रीक्वेंसी है।
एंड इफ एन ऑब्जेक्ट मेक 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में क्या करता है, इस तरीके से 10 बार रोटेट करता है, 10 वाइब्रेशंस बनाता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टेल्स अस हाउ फास्ट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना जल्दी फास्टली मूव कर रहा है। We can increase the frequency of simple pendulum by reducing the length of its thread। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी पेंडुलम की उसकी जो थ्रेड की लेंथ होती है अगर उसको हम छोटी कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एंड वी कैन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इट्स थ्रेड। और वाइस वर्सा क्या होएगा, अगर हम थ्रेड की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाती है। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम वी मेजर द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब यहाँ पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो टाइम ले रहा है पेंडुलम हमारा बहुत सारी वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में, उसको हम मेजर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वाइब्रेशंस आई थी उसको एक टाइम के अंदर जितनी उसने ली थी वहां से हमें क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा, वाइब्रेशंस मिलेगी 1 सेकेंड के अंदर, जैसे हमने लास्ट में किया था कि टाइम टेबल निकालने के लिए अब यहाँ पे वाइब्रेशन निकालने के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। दिस विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। यहाँ से क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल लिया था इसी तरीके से यहाँ लेते हैं। हमने पहले क्या किया, 20 वाइब्रेशंस की पेंडुलम की एक स्टॉप वॉच यूज करके। अब हमने क्या किया, पहले वाले में हमने क्या किया था, जितना भी हमारे पास टाइम टेकन था उसको हमने 20 से डिवाइड किया था तभी टाइम पीरियड आया था। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालनी है, वाइब्रेशंस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, वाइब्रेशंस कितनी आई थी उससे हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड में हमारी जितनी वाइब्रेशंस होंगी वो यहाँ से निकल जाएगी। ये क्या होगी, इसको हम फिर क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम विल बिकेम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एक पेंडुलम ने 15 ऑसिलेशंस किए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसने 15 वाइब्रेशंस की हैं 5 सेकेंड के अंदर। वट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। अब बात करें फ्रीक्वेंसी क्या है पेंडुलम की, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पेंडुलम में हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही है, टोटल 15 वाइब्रेशंस। 1 सेकेंड के अंदर कितनी होंगी, जो हमारे टोटल वाइब्रेशंस हमारे पास आए थे, टोटल वाइब्रेशंस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। तो यहाँ पे हमारे कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 3 हर्ट्ज है। प्लीज नोट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी लो। जो सिंपल पेंडुलम होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस अ साउंड हैविंग वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम होते हैं वो कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी होती है। And very low frequency sound produced by vibrating simple pendulum cannot be heard by our ears। और बहुत ही कम जब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे ईयर उसकी वाइब्रेशंस को सुनाई नहीं देता हमारे ईयर्स को। An object must vibrate at a frequency of at least 20 Hz to be able to produce the audible sound। हमारे लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें साउंड सुनाई दे, उसकी ऑडिबल साउंड हो, तो उसके लिए एटलीस्ट 20 हर्ट्ज पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी नेसेसरी है। We will now give the relation between the time period and the frequency। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है वो उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे की। We have just studied, अभी हमने क्या देखा है कि जो टाइम पीरियड है इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। और यहाँ से हम बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड निकालना है हमें जिसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी गिवन है, 10 हर्ट्ज गिवन है। तो टाइम हमारे यहाँ पर 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड आता है कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड होएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज गिवन थी। यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट है, कोई डेफिनेशन वगैरह के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।